तो आप सभी का स्वागत है आज के भारतीय खोज के सेशन में। और इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के ऊपर। पर आगे इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने सोसाइटी के बारे में, एनजीओ के बारे में बताना चाहेंगे आपको। तो सक्षम सोसाइटी हमारा नाम है और हमारा उद्देश्य है कि युवा को रोजगार योग्य बनाना और उन्हें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और इसके लिए हम विभिन्न तरह के ऑनलाइन ट्रेनिंग और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसा कि कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग, वर्क प्लेस सर्टिफिकेट और मेंटल हेल्थ, डिजिटल डिसिप्लिन जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पर हम ट्रेनिंग देते हैं। और सिर्फ यहाँ तक हम सीमित नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्हें आवश्यकता है उन्हें हम स्कॉलरशिप दे पाएं। और इस तरह से हम 500,000 रुपए की हर महीने स्कॉलरशिप कुछ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं प्रति महीने। और इसके साथ साथ हम कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि अध्यापक दिवस, युवा दिवस, और हाल ही में अभी ने अम्बेडकर जयंती मनाई थी। तो ये उसमें का एक इवेंट था। और जैसा कि ड्राइंग कंपटीशन भी हमने फरवरी मंथ में हमने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें करीब 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो ये सब रहा हमारे बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। और आगे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित गौतम जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडेज गेस्ट स्पीकर। ओवर टू यू अमित गौतम जी। Thank you so much, Abhishek, and thank you so much, Saksham Yoga Society, for giving this opportunity. So now I would like to introduce Mr. Anurag Sehgal, sir. Mr. Anurag Sehgal, sir, is a distinguished chartered accountant, educator, and educational consultant with a unique career spanning finance and educational. Founder of Anurag Sehgal and Company, Dehradun. He later followed his passion for teaching and served as principal of Chimania International Residential School, Coimbatore. He is the former chairman of South Asia International Baccalaureate Schools Association and co-founder of LEAP Quality Educational Practice Promoting Skills-Based and Experiential Learning in India. Recognized among India's 25 educational leaders transforming the sector, he is also a respected mentor, social entrepreneur, philanthropist, and advocate of meaning educational reform. We are on to have him with us today and are confident that his sight and experience will greatly enrich our understanding of the subject. With that, I warmly invite C. Anurag Sehgal sir to address the gathering today. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you, Amit ji, and thank you, Abhishek ji, for beginning this program. Let me begin. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सोसाइटी का, खास तौर से ज्योतिका जी का और विनोद भाई का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने के लिए। और दूसरी बात, एक करेक्शन, अभिषेक जी, मेरा नाम सहगल नहीं है, संगल है। छोटी सी बात है, लेकिन बच्चों को सही पता होना चाहिए। तो कैन एनीवन टेल मी कि ये अगर मैं चाहूं कि थोड़ी देर बाद जो सुनने वाले बच्चे हैं वो मुझसे सवाल पूछ सकें, क्या ऐसा कुछ इंतजाम है? कैन दे आस्क मी क्वेश्चन और इट इज ओनली वन वे? अभिषेक जी। सर सेशन में अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा अपनी मतलब जो भी सब्जेक्ट पे हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे सही पार्टी के। ठीक है, ठीक है, फाइन, थैंक यू। तो माय डियर चिल्ड्रन, हम इस सेशन को दो भाग में बांटेंगे। पहले जैसे टॉपिक है उत्तराखंड, जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बातें बताने से ज्यादा बातें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो आप लोग मेरी बात सुनकर या उत्तराखंड के बारे में जो भी आप वैसे कुछ जानते हैं, सो इन दिस प्रोसेस आपके दिमाग में जो भी सवाल आए उनको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी बात ही बोलूंगा और बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछें। और जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं उसका बहुत डिटेल में जवाब दूंगा। तो वो अपने आप में एक तरीका हो जाएगा कि मेरे को आपको बताना है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट का हो जाएगा। ठीक है? तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको कुछ डेटा नहीं दूंगा। डेटा आजकल सब गूगल बाबा बता देते हैं।
कब बना, कितना बड़ा, कितना, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने लोग हैं, ये सब आप लोग वहां से जान सकते हैं। लेकिन जो उसकी बैकग्राउंड जानकारी है, जो ज्यादातर पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, या जो मेरी वहां के बारे में फीलिंग है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। और उत्तराखंड के बारे में मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा है और बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं पिछले 6 पुश्तों से। 6 पुश्तों का मतलब हो गया करीब करीब 250 साल। तो माई एज इज नाउ 68 ईयर्स। 68 में से 60 का तो ध्यान है ही। तो विद दैट बैकग्राउंड लेट मी बिगिन। पहला सवाल, उत्तराखंड क्यों बना? शायद आप लोग जानते हो कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था। वेस्टर्न यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 99 2000 में इसको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। उसके कुछ कारण थे। और क्योंकि जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तब हम थोड़े, जितने आज यंग हैं उससे ज्यादा यंग भी थे, और इस पूरी उसमें बहुत एक्टिव भी थे। तो इसलिए कुछ जानकारियां हैं। हम उत्तराखंड वालों को, या इस इलाके में रह, उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, इस इलाके में रहने वालों को ये लगता था कि हमारी जो सरकार है, या जो हमारा शासन है, या जो हमारा प्रशासन है, वो हमसे बहुत दूर है। दूर इसलिए कि सब कुछ लखनऊ में, सरकार लखनऊ में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, ज्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट फाइनेंसिंग ऑफिसेज कानपुर में। तो जो सारा कंट्रोल था या सारा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जो कि यहाँ से सब 10 12 15 घंटे की दूरी पर। तो हम लोग को ये लगता था कि हमारा कोई ध्यान करने वाला नहीं है। सारे अफसर मंत्री वहीं बैठते हैं, वहीं जज साहब बैठते हैं, यहाँ कोई ध्यान करने वाला नहीं है। काफी सालों की मशक्कत के बाद आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में काफी लोग शहीद भी हुए, क्योंकि सरकार एक बार में तो बात मानती नहीं है, समझ में नहीं आती लोगों के। 8 10 साल के आंदोलन के बाद सरकार को समझ आना शुरू हुआ, और फिर ये उत्तराखंड बना एक बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ, कि भाई हमारी सरकार हमारे पास। और उसका फायदा क्या है हमारे पास होने का? जब वो हमारे पास होगी तो ये पूरा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। सिर्फ 2 3 बड़े बड़े शहर हैं, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उधर हल्द्वानी हो गया, पंतनगर थोड़ा बहुत हो गया, वरना पूरा बाकी प्रदेश, चार धाम, बद्री, केदार, सब तक सब कुछ पहाड़ी है। जैसे हर जगह के लिए होता है, हर जगह की जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होती हैं, उससे उनकी बहुत चीजें डिक्टेट होती हैं। तो हम ये सोचते थे कि जब हमारा अलग राज्य बनेगा, तो जो हमारे शासन प्रशासन होगा, वो इस पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए यहाँ की जगह, यहाँ की जरूरतों को एड्रेस करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है। हर जगह का अपना होता है। राजस्थान की जो जरूरतें हैं, वो उत्तराखंड से फर्क है। जो कश्मीर की जरूरतें हैं, वो उत्तराखंड से फर्क है, कि वहाँ की फिजिकल स्टेट्स अलग है। जो कोस्टल टाउन है, हम प्रदेश है हमारे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे इधर गोवा हो, महाराष्ट्र हो, उनकी जरूरतें फर्क है। तो उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड वाले ये चाहते थे कि ये अलग हमारा प्रदेश बन जाए, और ये बन भी गया। अब सवाल, जब आज बने हुए करीब 22 साल हो गए, ज्यादा 22 साल भी नहीं, 26 साल हो गए, तो हम लोग ये सोचते हैं, कभी कभी आपस में बातचीत भी करते हैं, कि टू व्हाट एक्सटेंट ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। आप लोग जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एक ध्येय होगा, एक गोल होगा, कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके मेरे को इतना अच्छा काम आ जाए। पर बीच बीच में सोचकर कभी ये रुक कर सोचना चाहिए
कि मैंने अपना गोल कितना अचीव कर लिया। तो उत्तराखंड वाले हम जब जब इस चीज को सोचते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। राज तो बन गया, लेकिन राज बनने के कारण जो थे, वो हमने उससे हमें कितना फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। तो उसके बारे में मैं थोड़ी बात करता हूं आपसे। अब क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। बाहर के लोग आते हैं, उनको फर्क महसूस होता है। हम लोग को लगता है कि हम, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये एक बहुत अच्छा अवसर था कि भारत के इतिहास में शायद ये बहुत छोटा प्रदेश, आजादी के बाद पहला या दूसरी बार मौका मिला था कि एक नया छोटा प्रदेश बना है, जिसकी अपनी खासियतें हैं, और जो अभी तक भीड़ भाड़ इस सबसे अनछूता था। तो इसको हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से प्लान करके इसको अच्छा साफ सुथरा सिस्टमैटिक प्रदेश बना सकते थे, लेकिन ये अवसर हमने खो दिया। सरकार हमसे दूर थी, और पूरे प्रदेश से आज भी दूर है। अब आप सोचेंगे क्यों, आपकी राजधानी तो देहरादून है, और मैं इस वक्त देहरादून से ही बात कर रहा हूं, मैं यहीं रहता हूँ। देहरादून उत्तराखंड के एक कोने पे है। हाई कोर्ट नैनीताल में वहां था, इलाहाबाद में था, अब नैनीताल आ गया। वो उत्तराखंड के एक दूसरे कोने पे है। ये वो दो शहर हैं जो उत्तराखंड के पहले से ही सबसे बड़े शहर थे, सबसे पॉपुलर मतलब सब जानते थे पूरे हिंदुस्तान में। नैनीताल आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सुंदर जगह है। देहरादून क्या घाटी है। तो नया कुछ विकास करने की बजाय हमारे शासन और प्रशासन वालों ने जो आरामदायक जगह है, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, वहीं पर सब कुछ सरकारी तामझाम बसा लिया। तो जो पहाड़ रह गया पूरा का पूरा, वो वैसा का वैसा ही रह गया। उनको देखभाल करने के लिए सरकार उनके पास फिर नहीं पहुंची। उसका नुकसान क्या हुआ कि सारी पॉलिसीज, सारी नीतियां जो बनती हैं, वो आज भी जैसी पहले बनती थी, ज्यादातर वैसी बनती हैं, कोई खास फर्क नहीं हुआ। हाँ, ये फर्क हुआ, मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, सारे के सारे डबल हो गए। पहले उत्तर प्रदेश में एक थे, अब उत्तराखंड के भी एक एक और हो गए। आप लोग ज्यादातर दिल्ली में है, पहले दिल्ली में एक उत्तर प्रदेश भवन था, अब एक उत्तराखंड भवन भी बन गया है। लेकिन जमीन पर लोगों के लिए, फायदे के लिए बहुत कम काम हुआ। अब ये काम कौन से हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जरूरत थी हमारे पहाड़ की, ठीक है आज भी है, क्योंकि पहाड़ में इतना दूर है सब चीज से, सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है, पहुंचने का तरीका नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, प्राकृतिक आपदा, नदी नाले, बाढ़, ये आपके अर्थक्वेक, आपके पत्थर गिरना इतना कॉमन है कि जो खेती के छोटे छोटे खेत हैं, उनमें पत्थर गिर के खेत खत्म हो जाता है। आप लोगों में से, आप लोग तो शहर में रहते हो, लेकिन इतना तो इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके किसी का खेत है, खेत में जमीन होती है, जमीन में सॉइल चाहिए, मट्टी चाहिए, खाद चाहिए, तब कुछ उगता है हमारे लिए। वो जो हमारा अन्नदाता है, तभी हमारे लिए गेहूं चावल उगाता है। अब अगर उसके खेत में हर साल में 2 या 3 बार पत्थरों की बाढ़ आ जाए, तो पत्थर में तो कुछ नहीं उगता है। इसलिए वहां के पहाड़ के लोग, किसान, अपनी खेती छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई इंडस्ट्री वहां नहीं पहुंची, कोई रोजगार नहीं मिलता। तो वो लोग वहां से छोड़कर, हम हिंदी में बोलते हैं पलायन, वहां से पलायन कर जाते हैं शहरों की तरफ। इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। आप पहाड़ों में अगर जाएंगे, तो आपको, आप कितने 100 किलोमीटर घूम लीजिए, आपको परिवार में कोई अडल्ट मेल नहीं मिलेगा, कोई वयस्क आदमी नहीं मिलेगा, सिर्फ औरतें या बच्चे मिलेंगे।
क्योंकि आदमी कहाँ है, या तो फौज में नौकरी करने चले गए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में नौकरी ढूंढना बहुत कॉमन बात है, और फौज एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, देश की सेवा भी करते हैं, गर्व से करते हैं, और वो अपने साथ काम करने वालों का ख्याल भी रखते हैं। तो बहुत लोग फौज में जाते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ लोग जाते हैं, वो साल में 3 या 4 महीने काम करते हैं और 12 महीने के लिए कमा लेते हैं। तो आप सोच सकते होंगे ये तो बड़ा अच्छा चीज है, साल में सिर्फ 3 4 महीने काम करो और 12 महीने की कमाई कर लो। सर हमें बताइए, हम भी ऐसा काम कर लेते हैं। लेकिन बेटा इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। ये जो 3 4 महीने का काम है, ये होता है जब हमारी यात्रा चलती है। यात्रा मतलब हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के बड़े बड़े धाम हैं। आपने 4 धाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके अलावा करीब 11 देवियों के बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े धाम हैं। और फिर गंगा जी जब बह के आती हैं गंगोत्री से, तो रास्ते भर बहुत सारे प्रयाग हैं। प्रयाग मतलब जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं। इलाहाबाद को कहते हैं प्रयागराज, क्योंकि वहां गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं, दो सबसे पवित्र नदियां। लेकिन हमारे यहाँ रास्ते भर, उस रास्ते में ऋषिकेश, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, आपने ऋषिकेश का नाम सुना होगा। और सबसे बड़ा तीर्थ जहाँ कहते हैं पाप धुल जाते हैं, वो है हमारा हरिद्वार, जहाँ गंगा जी पर हर की पैड़ी है। तो हरिद्वार से शुरू होती है यात्रा। हर साल 25 30 लाख लोग यात्रा के लिए आते हैं। तो जब इतने सारे लोग आते हैं 3 4 महीने के टाइम में, तो बहुत रोजगार पैदा होता है। चाहे छोटे छोटे होटल खोलने हो, चाहे टैक्सी चलानी हो, बस चलानी हो, चाय के खोखे लगने हो, कपड़े बिकने हो। फिर इन इन 4 धामों में से 2 धाम ऐसे हैं जहाँ पे पैदल चढ़ना मुश्किल होता है, वहां गाड़ी नहीं जाती है, यमुनोत्री जी और केदारनाथ जी। तो वहाँ 14 किलोमीटर का ट्रैक है। वहां पे घोड़े चलते हैं, खच्चर चलते हैं, लोग अपनी पीठ पे लोगों को लेकर जाते हैं टोकरी में बिठाकर। तो बहुत रोजगार बनता है, बहुत रोजगार बनता है। तो उसमें लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन अब समय के साथ क्या हो रहा है, ये जो यात्रा थी, जब यात्रा हो कहते थे तो उसका वो आधा शब्द था, पूरा शब्द था तीर्थ यात्रा। आप किसी तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में और बहुत सारे तीर्थ हैं। गंगा सागर हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, सब तीर्थ हैं। जहाँ भी आपकी श्रद्धा है वो तीर्थ है। साउथ इंडिया में बड़े बड़े तीर्थ हैं। लेकिन जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम वहां पे कोई छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं, कोई हॉलिडे पे नहीं जा रहे हैं। हम श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं जाते थे। कभी कभी हम कुछ अच्छा करने चलते हैं, और वो अच्छा करने के चक्कर में वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अब इन 4 धाम को देखिए। पहले यहाँ की यात्रा इतनी आसान नहीं थी, पतली सड़कें थी, कहने को खतरा था। तब भी 2 धामों पे यात्रा पैदल चल के होती थी। लेकिन फिर हमारी सरकार, चाहे उत्तराखंड सरकार चाहे केंद्र सरकार ने सोचा, और अच्छा सोचा होगा, कि भाई ये सड़क इतनी सेफ नहीं है, इसको बाकायदा बड़ी करके 4 लेन बना दिया जाए। तो वो काम 8 10 साल से चल रहा है, अभी काफी कुछ हो गया है, अभी और भी हो रहा है। अब उससे दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नंबर 1 नेचुरल, और नंबर 2 हमारी आपकी बनाई हुई। नेचुरल क्या? नेचुरल ये कि अगर आप लोग थोड़ा, आपके टीचर आपको बताएंगे, आप खुद अपनी शौक से पढ़िएगा, कि जो हिमालय है ना, हमारे हिमालय, हम हिमालय की फुटहिल्स हैं, हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को हम कहते हैं ये बच्चा पहाड़, ये कच्चे पहाड़। हिमालय इतना ज्यादा पुराना नहीं है। हम सोचते हैं इतना बड़ा हिमालय, इतना ऊंचा हिमालय, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि दे आर यंग माउंटेन्स, ये अभी जवान पहाड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इनकी जो फुटहिल्स हैं जहाँ पे हम लोग हैं, या ये जहां तक बद्री केदार है उसके आगे तक, ये
ज्यादा मजबूत पत्थर, ज्यादा मजबूत पहाड़ नहीं है, ये कच्चे पहाड़ है। तो जब इसमें ब्लास्टिंग करते हैं, सड़क बनाने के लिए ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, पहाड़ को काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो पूरा पहाड़ हिलता है। और जब वो हिलता है, हम तो यहाँ तोड़ के काट रहे हैं, उसका असर कुछ 100 किलोमीटर दूर तक जाता है, और वहां पर लैंडस्लाइड होता है। ये डेटा है कि जब से ये सड़क बननी शुरू हुई है, तब से उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों के रास्ते में लैंडस्लाइड होना 10 गुना बढ़ गया है। और इस लैंडस्लाइड का असर क्या होता है? यात्रा के टाइम पे बसों और गाड़ियों पे गिरती हैं, और लोगों को हादसे होते हैं। और यात्रा के अलावा पहले रास्ते दिक्कत वाले थे, जब ये पहाड़ गिर के रास्ता बंद कर देता है तो लोगों को दिक्कत होती है। एक तो प्राकृतिक, और हमारी आपकी बनाई हुई क्या। अब क्योंकि रास्ते अच्छे हो गए, क्योंकि ज्यादातर हम सब लोगों के पास थोड़े पैसे ज्यादा आ गए, देश प्रगति कर रहा है, हमारी इकोनॉमी बेटर हो रही है, तो हर आदमी के पास थोड़े, हर आदमी के पास तो नहीं, एक सर्टन मिडिल क्लास के ऊपर थोड़े पैसे ज्यादा हैं। तो इन तीर्थ स्थानों पे यात्री के साथ साथ टूरिस्ट भी आने लगा है। अब आप सोचेंगे सर फर्क क्या है? देखिए, दोनों लोग आ रहे हैं, दोनों पैसा खर्च कर रहे हैं, दोनों दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन आस्था का फर्क है। जो तीर्थ यात्री आता है, वो गंदगी नहीं करता, उस जगह को पूजनीय मानता है। और जो टूरिस्ट आता है, वो आस्था के लिए नहीं आ रहा है, वो घूमने आ रहा है, वो पिकनिक मनाने आ रहा है। आप कोई वीडियो वगैरह देखिएगा, पहाड़ों में जहां पर गिनती की 10 गाड़ी जाती थी, आजकल भीड़ की वजह से 5-5 6-6 घंटे का ट्रैफिक जैम हो रहा है। जो पैदल रास्ता है केदारनाथ जी का या यमुनोत्री जी का, वहां पर इतनी भीड़ है जैसे आपकी दिल्ली के करोल बाग में कभी कभी कोई सेल लगती है तो एक दूसरे को धक्के दे के लोग चलते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी गलती है, भाई हर आदमी को हक है कहीं जाने का, जिस पे पैसे हैं वो पैसे खर्च करके जाएगा, हर आदमी को हक है। लेकिन उसका असर क्या हो रहा है, ये हमारे सामने है। तो इस ये सब विचार करने की चीज है। एक और बात इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड के बारे में यूनिक है, यूनिक का मतलब क्या होता है, बस ये चीजें सिर्फ उत्तराखंड में ही है और कहीं नहीं है। वो क्या है? उत्तराखंड में बेहद प्राकृतिक सुंदरता है, बेहिसाब प्राकृतिक सुंदरता है। लोग कहते हैं, कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं, और मैंने भी देखे हैं वो, जो वर्ल्ड फेमस स्विट्जरलैंड जैसे हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की मौसम, हम लोग जब यहाँ रहते हैं ना तो कहते हैं बड़ी गर्मी हो गई है, बड़ा गंदा हो गया है। हम कुछ दिन के लिए आपके दिल्ली एनसीआर में आते हैं ना, और जब वापस आते हैं कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा देहरादून बहुत अच्छा है। तो अभी भी उत्तराखंड बहुत अच्छा है। तो इस यूनिक नेचुरल ब्यूटी और उसका क्या असर हुआ आजादी के बाद, आजादी से पहले से ही अंग्रेजों ने भी ये बात समझ ली थी। कुछ बातों में अंग्रेज ने हमारे पे भले ही राज करा, हमको उन्होंने अपना गुलाम बनाया, लेकिन वो समझदार बहुत थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी करी हैं। हमारे उत्तराखंड में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं, ऐसे संस्थान, ऐसी चीज बन गई हैं जो इंडिया में क्या, एशिया में भी नहीं है। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में ही है। हिंदुस्तान का जो भी आर्मी अफसर होता है, जो भी आर्मी अफसर होता है, जो भी फौज में कैप्टन मेजर बनता है, वो देहरादून में पढ़ता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दूसरा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा, आपके अगर कहीं जंगल है आसपास, तो वहां पे एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, एक कंजर्वेटर होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जैसे मिलिट्री सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। जो भी हिंदुस्तान में इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर आज तक बना है, वो एफआरआई में पढ़ा है, देहरादून में पढ़ा है। देहरादून के पास एक जगह है मसूरी, वहां पे एक इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने आईएएस अफसर तो सुने ही होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी सुने होंगे।
जो हमारे डिप्लोमेट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, राजनयिक, जो हमारी एम्बेसी वगैरह मैनेज करते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी आज तक IAS IFS हुए हैं, सब मसूरी में पढ़े हैं। फिर एक है हमारे यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया। आप सबने अपने स्कूल में या कभी कभार कोई नक्शा देखा होगा। भारत का नक्शा हो गया, आपके प्रदेश का नक्शा हो गया, पहाड़ों का नक्शा हो गया। ये नक्शे कैसे बनते हैं? ये नक्शे पे पहले सर्वे करा जाता है, बड़े बड़े सर्वे करे जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया दुनिया की 2 या 3 संस्थाओं में से एक है जो पूरे देश का सर्वे करती थी और अब पूरे नक्शे छापती है। उसका हेडक्वार्टर भी देहरादून में। तो जितने सर्वे आज तक हुए हैं वो सब यहीं पढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, इट्स अ ट्रेजर। इंडिया भी तो ब्लेस्ड कि हमारे पास सब तरह के जीव जंतु हैं। उनकी भी एक देखभाल होती है, उसके लिए भी एक सर्विस है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। तो इन वो भी सरकारी अफसर बनते हैं। जितने हिंदुस्तान में आज तक वाइल्ड लाइफ अफसर बने हैं वो सब देहरादून में पढ़े हैं। आप सोचिए कितने लोग देहरादून में पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा और हैं जो पढ़ाई के इतने नहीं है लेकिन सर्विस वाले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये जो आसमान में सैटेलाइट घूमती है ना, इसरो तो उनको मैनेज करता है। वो रिमोट सेंसिंग होती है, वहां से पढ़ते हैं। जो हमारा मोबाइल फोन यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, उस सब की साइंस रिमोट सेंसिंग से आती है। तेल, सबसे बड़ी हमारा जिसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। अब ये मैं इसलिए इसके बताने के 2 कारण हैं आपको। ऐसी और भी संस्थाएं हैं। इसके अलावा स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, पुराने पुराने स्कूल्स हैं। डूम स्कूल तो आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस। ये मैं आपको 2 कारण से बता रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ ये है। दूसरा, इसका असर पड़ा। असर ये पड़ा कि जो लोग यहाँ पढ़ते थे, जब पढ़ने आते थे तो यंग होते थे, 18 20 19 साल के। जब सिलेक्ट हो गए तब 2 3 साल पढ़ के अफसर बन गए, जिस लाइन में भी। अफसर बनने के बाद 60 साल की उम्र तक या 58 साल की उम्र तक देश भर में, विदेशों में घूमे और काम किया अपनी सर्विस में। और रिटायर होने के बाद उन्हें क्या किया? क्योंकि उनको देहरादून में रहे 3 साल पढ़ते वक्त, और क्योंकि देहरादून की आबो हवा और उत्तराखंड की आबो हवा और प्राकृतिक सुंदरता से उनको आकर्षित हुए, और उन्हें ऐसी जगह और जगह बहुत कम मिली, उनमें से ज्यादातर लोग होने के बाद यहाँ आके बसने लगे। ये हमेशा से होता है। जब हम पैदा हुए थे या थोड़े बड़े हो गए थे, हमारे पापा भी हमसे कहते थे कि भाई सारे लोग रिटायर होने के बाद यहीं आते हैं। तो देहरादून मसूरी को उस वक्त रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। कहते हैं सुस्त शहर है यार, यहाँ सब बड़े बुजुर्ग आके रहते हैं, कोई जवान तो लोग तो होते नहीं। तो था। तो ये सारे लोग, और आज भी आर्मी ऑफिसर्स कितने हमारे यहाँ हैं, सब तरह के लोग हमारे यहाँ रिटायर होके यहाँ आते हैं। समय में सर्विस के टाइम पे जब मौका मिलता है एक जमीन खरीद लेते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स की अलग कॉलोनी है, एक IAS ऑफिसर्स की अलग कॉलोनी है, जहाँ पे सिर्फ वही लोग जमीन खरीद सकते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं। ये लीगली है, लॉफुल है, कोई गलत बात नहीं है। तो उसकी वजह से सब लोग यहाँ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि देहरादून का एक चाम, एक चाहत यहाँ के बारे में, वो सारी देश दुनिया में फैल गई। तो ये जो चीज देहरादून की हो गई, ये एक यहाँ की उत्तराखंड की, ये यहाँ की एक कोर हो गई, कोर, कि भाई इसलिए हम। और यहाँ के 4 च बड़े फेमस थे। हमारे पापा कहते थे कि यहाँ के 4 च। च, एक था चावल, देहरादून का बासमती चावल दुनिया भर में फेमस था। मैंने खुद 1991 में, जब मैं पहली बार देश के बाहर गया था, लंदन में साउथ हॉल एक जगह है जिसको मिनी इंडिया बोलते हैं, वहां पर मैंने दुकानें देखी जिनके बाहर बोर्ड पे लिखा था देहरादून फेमस बासमती राइस।
मतलब देहरादून का मशहूर बासमती चावल उस दुकान में मिलता है। दूसरा चूना। चूना इज लाइमस्टोन। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो देहरादून के आगे जगह है मसूरी, वहां पे लाइमस्टोन माइंस थी, अब सब बंद है पोल्यूशन की वजह से। लेकिन वो जो लाइमस्टोन वहां पे है, वो वर्ल्ड का सबसे प्योर लाइमस्टोन है, 99% प्योर। पर पोल्यूशन था, बहुत नेचुरल डिजास्टर हो रहे थे, इसलिए 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया। फिर एक बोलते थे चोब। चोब लकड़ी को हमारी लोकल भाषा में चोब बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना जंगल है। एट वन टाइम 70%, 70% हमारे प्रदेश का जो इलाका था उस पे जंगल थे। और उस वक्त बहुत सारी, आज भी कुछ लकड़ियों को काटना लीगल होता है, क्योंकि लकड़ी की जरूरत भी होती है कागज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो लीगल होता है। तो यहाँ की लकड़ी बड़ी फेमस थी। तो कितने च हो गए? तीन। चावल, चूना, चोब, और चौथा चाय। आप सोचेंगे सर चाय तो आसाम और केरला में होती है, देहरादून में कहाँ चाय? यहाँ बहुत बड़े बड़े टी गार्डन थे, यहाँ पे जरूरी है थे। वो फेमस थे अपनी ग्रीन टी के लिए। आजकल आप अपने घरों में अपनी आंटी अंकल से पूछोगे तो ग्रीन टी बड़ी पॉपुलर है हेल्थ के लिए। दुनिया की सबसे बढ़िया, सबसे महंगी ग्रीन टी देहरादून में होती थी, लेकिन वो छोटे बगीचे थे, समय के साथ खत्म हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए लोग यहाँ आते थे, और इन सब चीजों की रेख दाव करने के लिए ही हमारा प्रदेश बना। लेकिन कितनी सारी कारण, और भी बहुत कारण है। आप भी विचार करिए कि विकास और विनाश में कितना फर्क है। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी सी। पहले हम लोग बड़ा गर्व कहते थे कि हम लोग ना दिल्ली के बहुत पास हैं, 5 घंटे में आ जाते हैं। अब वो एक्सप्रेसवे बन गया है तो 2.5 घंटे में आ जाते हैं। चंडीगढ़ से भी पास है। अब जब से उत्तराखंड अलग बना, तो ये पास होना हमारे लिए अभिशाप बन गया है। हम लोग आजकल एक बात कहते हैं कि ये दिल्ली वाले यहाँ आकर ना उत्तराखंड को भी दिल्ली बना देंगे, जैसे दिल्ली को हम कोई बुरा कह रहे हो। क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम, सड़कों पर पोल्यूशन, सब कुछ, हर आदमी इधर भाग रहा है। कहते हैं ना इंग्लिश में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाती है। आजकल हम इसको झेल रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश हमारा उत्तराखंड कुछ और प्रदेश जैसा होता। मुझे थोड़ा घूमने फिरने का शौक है, खासकर अपने हिंदुस्तान में। कुछ प्रदेश हैं जो कि काबिले तारीफ हैं, हमारे जैसे ही हैं, वो भी पहाड़ी प्रदेश हैं, छोटे हैं। एक है सिक्किम, और दूसरा है मिजोरम। मैं दोनों जगह करीब हफ्ते 10 दिन रहकर आया कुछ साल पहले। मैं आपको वहां की खास बात बताता हूँ जो शायद आपके दिल्ली एनसीआर में भी नहीं होगी। हम एक हफ्ता रहे, हमने किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं सुना, हमने किसी को सड़क पे कुछ फेंकते हुए नहीं देखा, कोई कूड़ा नहीं फेंका किसी ने। लोग गाड़ी में खाते हैं या सड़क पे चलते हैं, अपना वो जो बचता है चिप्स का पैकेट या केले का छिलका, उसको गाड़ी के अंदर रखते हैं। किसी ने तो, सड़कें बिल्कुल साफ, वाकई इतनी साफ कि आप सड़क पे झुक के उंगली से देख लें इस पे मट्टी है कि नहीं। वहां की सिविक सेंस, सिविक सेंस क्या बोलते हैं, कि आप सड़क पर कैसा, आप जन पब्लिक में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर कहीं ट्रैफिक लाइट है तो सब लोग लाइन से एक के पीछे एक के पीछे एक रुके हुए हैं। बराबर की लेन सामने से आने वाली खाली पड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं जाएगा। 50 गाड़ी खड़ी हुई हैं, आप आए, आप 91 हैं, लेकिन आप पीछे खड़े हो जाएंगे। स्कूटर वाले भी आगे नहीं जाएंगे। तो सब चीज स्मूथ चलती है। सड़क पर कोई केओस नहीं, कोई डिसऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई टेंशन ही नहीं। हम वहां के लोगों से मिले, वहां के पुलिस अफसर से, वहां के, हमें थोड़ा शौक है बातचीत करने का कि भाई यहाँ ऐसा क्यों है। तो मालूम चला कि वहां के स्कूल्स में, वहां के एक लोकल कल्चर में, कल्चर क्या होती है, जो हम काम करते हैं उससे कल्चर बनती है। कल्चर को बाजार से खरीदते नहीं हो आप। तो वहां के बाप दादा मम्मी पापा अपने बच्चों को सिखाते हैं, पापा को उनके पापा ने सिखाया था ये सारी बातें।
और आई एम श्योर देश में और जगह भी ऐसी होंगी, लेकिन मैं तो जो देखें, जो एग्जाम्पलरी हैं, जिनको कि हम बिल्कुल हमें उनका देख कर सीखना चाहिए और पालन करना चाहिए इन बातों में। और मैं कभी कभी गिला ये क्या करता हूँ कि यार काश जब हमारा प्रदेश बना ये बातें हम भी सीख लेते, हम भी अपने बच्चों को सिखाते, एक सिस्टम बनाते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी मेरे को अपनी बात करते हुए करीब 35-30 मिनट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी बात रोकता हूँ और इनवाइट करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो मैंने कहा वो, जो मैंने नहीं कहा उसके बारे में भी आपको कुछ पूछना है तो वो पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा आपकी बात का पूरा जवाब देने का। इज दैट ओके? यस सर, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट सर। आपने आई थिंक सभी टॉपिक, सभी एक्सपर्ट छुआ है, और वो सबसे अलग जो हम सुनते हैं, और एक उत्तराखंड की आपने एक रियलिटी हमारे सामने रखी, तो उसके लिए आपका धन्यवाद सर। और बाकी ये फ्लोर ओपन है क्वेश्चंस के लिए, आप प्लीज अपने क्वेश्चंस फिर से पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में आ रहे हो। अनुराग जी, सवाल मेरे ही हैं पहले, एक दो तीन आपके। हाँ ज्योतिका जी बताइए ना। आपकी आपकी बात इतनी कहानी के तरीके से आपने बताई सारी बातें, तो पहला तो मुझे सवाल जो मैं पूछ रही हूँ कि ये पर्यावरण और विकास का जो है, वो दिल्ली शहर में भी जब पहाड़ की बात होती है, उत्तराखंड की बात होती है, तो पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, इनका सामंजस्य कैसे बने या इनमें बैलेंस कैसे बने, ये मुद्दा हमेशा रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि कैसे, आपने बताया कि पहाड़ कच्चे हैं, जवान हैं, कमजोर भी कह सकते हैं, मतलब उनमें आपने बताया कि हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारा लैंडस्लाइड्स। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा साइंटिफिक, ऐसी स्टडी या ऐसा कुछ है जो ये सुनिश्चित करे कि इतनी, इस पहाड़ पे इतनी चौड़ी सड़क बन सकती है? अब जैसे 4 लेन की बात चार धाम यात्रा में बार बार वो खबर आ रही है, तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन, जैसे आपने बताया कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या अन्य पहाड़ों की स्टडी के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो वैसा कुछ है कि हाँ भाई इसके ऊपर पहाड़ नहीं कटना चाहिए, ऐसी एक कोई स्टडी? और मतलब 3 सवाल है मेरे। और दूसरा पहले इसका सवाल मैं, जवाब दे दूं, पहले इसका हाँ जवाब जी, दे दूं, जी जी। वरना मैं भूल जाऊंगा। हम्म। तो एक हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो, पहली बात आपका जो सवाल है उसका जवाब है हाँ, ऐसी स्टडीज हुई हैं। अब मैं हम्म। आपको बताता हूँ कौन सी स्टडीज हुई हैं। हमारे यहाँ एक संस्था है कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हम्म। दूसरी है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ज्योलॉजी। नोट करिएगा, हिमालयन ज्योलॉजी। हम्म। उनकी एक्सपर्टीज हिमालय की ज्योलॉजी में है। और ये दोनों संस्थाएं, वाडिया इंस्टीट्यूट तो बाद में वाडिया नाम जुड़ा, वो इंडिपेंडेंस से पहले की है, और ज्योलॉजिकल सर्वे इंडिपेंडेंस से एकदम बाद की है। ये उत्तराखंड बनने से पहले से सारे पहाड़ों की स्टडी कर करके, पूरे देश में स्टडी कर करके उत्तराखंड की खास तौर से सरकारों को बताते रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं चार धाम की बात भी करूंगा और पर्यावरण के एक और एंगल से भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो ये जब चार धाम की सड़कों का हुआ कि भाई वहां पे ये 4 लेन बने, ये करे वो करे, तो लोकल एक्टिविस्ट ने कहा सरकार से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली बात ये आपको बताऊं, ये जो चार धाम परियोजना है ये स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि पैसे बहुत जल्दी आते हैं, नुकसान ये है कि सुनने वाला बहुत दूर बैठा है। तो इन जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वाडिया ने, दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बनाकर पेपर में पब्लिश कराई, पहले गवर्नमेंट को दी। जो गवर्नमेंट ने उन पे ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने पेपर में पब्लिश करा दी। इससे लोगों को जागरूकता हो। फाइनली पब्लिक ओपिनियन शुड बी पब्लिक ओपिनियन। बहुत एजिटेशन हुए, कोर्ट में गए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में गए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनकी जो आपने रिपोर्ट को आपने ध्यान नहीं दिया है, ये गलत है। उसमें लिखा हुआ था
कि इन सड़कों को, अब मुझे एग्जैक्ट डायमेंशन याद नहीं है, कि इनको इतने मीटर से ज्यादा आप चौड़ा ना करें। हम्म इतने मीटर ज्यादा चौड़ा करने के लिए पहाड़ को इतने ज्यादा फुट, स्क्वायर फुट अलग काटना पड़ेगा, क्यूबिक फीट काटना पड़ेगा। हम्म पर गवर्नमेंट नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, तो जब नेशनल ग्रांट ट्रिब्यूनल ने भी ऑर्डर दे दिया कि ये मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर दे दिया कि इस पे रोक लगा दी जाए, काम रुक गया था। फिर हमारी केंद्र सरकार ने एक, क्या कहते हैं, मैं अपने कहता हूं हमारे देश में, भारत में एक तुरुप का इक्का होता है सरकार के पास। उन्होंने कहा साहब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। उनसे पूछा गया भाई क्यों? उन्होंने कहा साहब जो हमारा चाइना बॉर्डर है, वहां तक फौज को जल्दी पहुंचाने के लिए, और फौज तो जल्दी टू लेन में ही पहुंच जाती, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाती, हम्म प्लेन से पहुंच जाती। उन्होंने कहा हम्म साहब वहां पे जाने के लिए उनका जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो बड़े बड़े टैंक, ट्रैक्टर या जो भी और चीजें होती हैं, उनको ले आने के जो बड़े बड़े ट्रक जाएंगे ना साहब, उसके लिए इतनी चौड़ी सड़क चाहिए। बस, कहानी खत्म। एक तो ये। दूसरा, पर्यावरण और विकास का जो ये है, ये भी हम चारों तरफ देखते हैं और जगह भी देखते हैं। फिर मैं उनको कंपेयर करता हूँ दुनिया में और जगह क्या हो रहा है। वेल वी आर हम्म नॉट यूनिक टू दिस वर्ल्ड यार। जो हमारा देश है, दुनिया में और भी देश है। और जब उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, जानते हैं, थोड़ा शौक है, तो एक बात समझ में आती है। एक बेसिक अप्रोच का फर्क है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं ये अपने यहाँ पब्लिक फोरम से बोल चुका हूँ, आईएएस अफसर और मुख्यमंत्रियों के सामने बोल चुका हूँ, कि जब आप हम्म लोगों को कोई काम करना होता है, तो आप सबसे आसान तरीका चुनते हो, आप सबसे अच्छा तरीका नहीं चुनते। आप हम्म आसान तरीका ये चुनते हो, पेड़ कट जाए, आपको चिंता नहीं है पेड़ों की, आपको वन्य जीव की चिंता ही नहीं है। आपको देखना है कि ये मेरे को मिला है बजट, इस बजट में कितनी जल्दी मैं सड़क बना दूं, ये प्रॉब्लम है। सो माय पॉइंट इज, दे डू नॉट लुक फॉर बेटर सॉल्यूशंस। आई हम्म एम नॉट एन एक्सपर्ट, ओके, बट आई हैव लॉट ऑफ कॉमन सेंस। लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन दो तीन, वो लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कोर्ट केस भी करते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, एनजीटी भी जाते हैं, लेकिन पीपल इन द गवर्नमेंट, देयर अप्रोच इज टू डिसमिसिव। और दुख किस बात का होता है कि जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में सत्ता दो होती है, एक इलेक्टेड और एक सिलेक्टेड, हम्म एक नेतागण और दूसरे हमारे अफसरगण। जब उनसे हम जाके मिलते हैं, और शायद मैं महीने में 2-3 बार तो चले जाता हूँ बातचीत करने लोगों के साथ, अकेले नहीं, संस्था में। इतने मुख्यमंत्री बदल गए, इतने चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब बदल गए। पता है सबका बात करते हुए उनकी शक्ल से क्या दिखता है, या वो कह भी देते हैं कोई भी, वो सोचते हैं इसमें हमारा क्या फायदा है, हमारा मतलब मेरा या मेरे जैसे लोगों का। वो पूछते नहीं है, बिकॉज हमारी भी एक सोशल स्टैंडिंग है, तो हमसे वो पंगा लेने की बात तो नहीं करते। बट दे एक्चुअली आर वांटेड टू आस्क मी, मिस्टर अनुराग व्हाट इज नीड फॉर यू, आप क्यों ये दंगा लेकर आए? तो ये अप्रोच की प्रॉब्लम है ज्योतिका जी। वी आर नॉट लुकिंग फॉर बेटर सोल्यूशंस। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। yes yes. And my second question was when you said that we are suffering with the situation of uh, too much of everything is bad. और एक वहीं पे एक ऐसा, जैसे हम रोजगार, सोसाइटी है, रोजगार की बात करते हैं, तो टूरिज्म बहुत से देशों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत रहता है कमाई का, करेक्ट। रोजगार का, युवा लोगों को एंगेज करने का, परिवारों को के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का। तो उसके चलते जो मेरा अगला सवाल है कि आपने इसको उस नजरिए से क्यों नहीं लिया कि बहुत टूरिज्म है तो प्रांत के लिए, राज्य के लिए वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है। आई एग्री विद यू, आई हम्म टोटली एग्री विद यू। आई एम नॉट डिनाइंग एट ऑल, मेरा ये केस नहीं था। और अगर मैं हम्म ऐसा कुछ कन्वे करा तो वो गलत है। कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मैंने कहा ना, यात्रा चलती है 3 महीने में, चार पूरे साल का हम्म कमा लेते हैं। यात्रा के अलावा भी 12 महीने मसूरी नैनीताल चलते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है ना, आजकल हम्म क्या हो रहा है, आप यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पे या कहीं भी पिछले 2 साल से जरा उठाकर देखिए, जो यात्री आता है, और
दिल्ली से देहरादून आया 2.5 घंटे में, देहरादून से मसूरी पहुंचा 3 घंटे में, 30 किलोमीटर। वो इतनी गालियां देकर, इतना बुरा भला कहकर जाता है, रास्ते में से मुड़ जाता है, और वीडियो पे बोल रहा है कि दोबारा मत आना। हम्म। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है कि कोई किसी की सुनता, सब अपने मन की करते रहेंगे, लोग तब भी आते रहेंगे, ठीक। हम्म। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब, अब मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मुझे कहीं घूमने जाना होता है और मैं कहीं पढ़ता हूँ, वहां के बारे में इतना ज्यादा है, मैं कहता हूँ यार कहीं और चलते हैं। सो दे, हम्म। एक हर चीज की एक पीक होती है। मैं सोचता हूँ बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ नॉट सिंकिंग द रिसोर्सेज टुगेदर, हम लोग उस पीक की तरफ बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। और उससे क्या होगा? जो पैसे खर्च करने वाला टूरिस्ट है वो नहीं आएगा। हम वापस चले जाएंगे यात्रा में, जहां सिर्फ यात्री आते थे। यात्री पैसे नहीं खर्चता है, पैसे खर्च हम्म। करता है टूरिस्ट, हम्म। ठीक है। तो हम्म। ऐसा मेरा डर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको मैनेज करो यार। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बच्चों को भी समझ में आएगा। एक देश है भूटान, हाँ। मैं वहां गया हूँ। हम्म। पूरा का पूरा उत्तराखंड जैसा देश है, प्राकृतिक, पहाड़ का कुछ है ही नहीं। आपको हम्म। मालूम है, ऐसा एज अ कंट्री उन्होंने नंबर ऑफ पीपल हु कैन एंटर भूटान पे पर डे के हिसाब से रोक लगा रखी है। ओके। मुझे अगर फिगर याद नहीं है, हम्म। लेकिन वहां पर मान लीजिए वो कहते हैं कि हमारे देश में बाहर से आने वाला टूरिस्ट रोज सिर्फ 1,000 आ सकता है। हम्म। भाई साहब, आप 1,001 नहीं जा सकते वहां के अंदर, आप चाहे कितने बड़े बिल गेट्स या मुकेश अंबानी हो। हम्म। तो उन्होंने अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं ना, हम्म। इसलिए भूटान आज तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। और भूटान में आप 100 रुपए रोज का कमरा भी ले सकते हैं, और 1 लाख रुपए रोज का भी, और हर आदमी खुश है वहां जाकर। ये हम नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा पॉइंट था। हम्म। और जो तीसरा, जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण आपकी बात लगी, और जो आज हम यहाँ रात के 10 बजे ऐसे हम्म। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं, वो सिक्किम का जो आपने उदाहरण दिया। मेरा भी जाना हुआ सिक्किम में, और 2 3 4 बार जाना हुआ। तो उस सिविक सेंस का जो कल्चर आपने बताया, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि उस कल्चर को कैसे, जैसे हमने, आपने अभी ये बात बताई कि भारत सरकार या किसी भी सरकारों का जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो इजी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बेटर सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ते। तो वो जो सिविक सेंस का कल्चर आपने बताया, स्कूलों का रोल होगा, उसको थोड़ा और आप बताएं कि कैसे उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भला तो तभी होगा जब लोगों में सिविक सेंस आएगी। इसका और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। प्रधानमंत्री एक्स बन जाए, वाई बन जाए, मंत्री एक्स बन जाए, वाई बन जाए, जब तक नागरिक संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, बदलाव तो नहीं आएगा। तो उसको कैसे आप देखते हैं, या क्या आपका मानना है कि उस सिविक सेंस को हम कैसे ला सकते हैं अपने आम, हम सब लोग? देखिए, मैं सिविक सेंस से थोड़ा 2 कदम पीछे हटकर फिर सिविक सेंस पर आता हूँ। हर इंसान की, हर एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी अपनी अप्रोच होती है। मैं भी काफी जगह एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, तो मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ आपको। पहली बात, एज एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर आई मस्ट बी क्लियर कि मुझे ये चाहिए, और जो चाहिए दैट शुड बी फेयर फॉर द पीपल, वो सब लोगों के लिए बराबर होना चाहिए, जनता के फायदे के लिए होना चाहिए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं सिविक सेंस की, जनता के फायदे के लिए, चाहे रोड सेंस हो चाहे कुछ हो। अब उसको कैसे लाया जाए? हम्म। एक तरीका ये है कि हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहें, कि ये कल्चर बने, लोगों में संस्कार आए, लोग पालन करें। अब जो चीज 100 साल से बिगड़ी हुई है, उसके संस्कार आने में 500 साल लगेंगे। ऐसी मेरी अप्रोच है। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं ठीक है। मैं क्या मानता हूं, आपको 6 महीने के लिए डंडा चलाना पड़ेगा। 6 महीने के लिए आपको ये करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट, कि अगर लेवल क्रॉसिंग पे एक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और बराबर की लेन में एक स्कूटर भी आ गया, तो उसका ना सिर्फ चालान हो, उसको तभी जब्त करके बंद कर दिया जाए पुलिस थाने में, 10 दिन बाद स्कूटर मिलेगा। कोई भी गाड़ी अगर हुटर बजाती हुई आएगी, चाहे वो किसी मंत्री, विधायक, जनता किसी की भी हो, अगर वो रॉन्ग साइड आई, और ये सब बातें पहले बताई जाए, अचानक ना करी जाए।
पहले बताई जाए कि भाई अगले 15 दिन ये मुहिम चलेगी। और वो देखिए, लोग इस बात को, हर आदमी मेरी बात से सहमत नहीं होता। कहीं कहीं डर से काम कराना पड़ता है। चाणक्य नीति अपनाइए। मैं तो चाणक्य जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। चाणक्य जी लिख गए और कह गए और काम कर गए कि हर आदमी को आप समझा नहीं सकते। जो समझ सकता है उसे समझाइए, काम कराओ। जो सीख सकता है उसे सिखा के काम कराओ। और जिससे काम कराना है, कुछ नहीं कर सकता, उसे डंडा लगाए काम कराओ। तब धीरे धीरे करके ये जैसे पानी लीक होता है ना, बूंद बूंद, कल्चर वैसे बनेगी। और आप जिन संस्था, आप तो ज्योतिका जी इतनी संस्थाओं में रही हैं, सक्षम रोजगार में भी देख रही हैं, कल्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पर जादू नहीं होएगा। आपने ठीक कहा, किसी के कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। और करना पड़ के, इसके अलावा जो मैंने कोशिश करी अपने इंस्टीट्यूशंस में, 4-5 लोगों को जोड़ो जो आपके शाइनिंग एग्जाम्पल बन जाए। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो सड़क पे करते हुए दिखाई दे, जो स्कूलों में कॉलेजों में करते हुए दिखाई दे। हम उस रूट को अगर चलें तो धीरे, उसमें भी धीरे धीरे होएगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। स्वच्छ भारत अभियान तो अभी शुरू हुआ है, कुछ साल पहले से। आपकी दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई थी? ऐसा क्यों था कि मैं जाके रेल दिल्ली स्टेशन पे तो मैं थूकता था, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे नहीं थूकता था? कुछ तो होगा ना। मैं ही था। पान खाकर मैं पीक थूकता था रेलवे स्टेशन पे, लेकिन सामने मेट्रो स्टेशन, वहां पे नहीं थूकता था। कुछ तो कारण होगा ना। तो ऐसे लोग कर गए हैं काम, हमें सीखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और पालन करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। बाय द वे, आपने उसकी बात उठाई सिविक सेंस की। मैं इस बात का मानता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान से बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन उतना ही काम अभी बाकी थैंक यू। है। और कोई सवाल किसी का? बच्चों का सवाल आया तो मजा आए। अनुराग जी नमस्कार। नमस्ते संजय जी। मैं संजय अरोड़ा बोल रहा हूँ सक्षम भारती फाउंडेशन से। सवाल नहीं है, बस हम्म। आपको यह धन्यवाद करना है। बड़ा अच्छा लगा आपको सारी चीजें सुन के। मैं हाँ आपसे 2022 में मिला था। आप जी। इटावा का हमारा एक सेंटर था, उसकी ओपनिंग करने आए थे। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो हमने वहां पे तब कैंची का इस्तेमाल किया था। तो जी। आपने कहा था कि भारतीय संस्कृति के अंदर कैंची नहीं चलती ओपनिंग पे। तो हमने तब से जितने भी अपने सेंटर खोले हैं वहां पे हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हाँ। आस्ते आस्ते डंडे से भी लोग समझते हैं, प्यार से भी समझते हैं। ऐसे सब में लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज सुन के भी बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन भी मतलब उसके बाद आपसे आज ही मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। थैंक यू संजय जी, थैंक यू, थैंक यू सक्षम सोसाइटी फॉर गिविंग मी दिस सर अपॉर्चुनिटी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा एक्चुअली सर मेरा आपसे। हाँ क्वेश्चन हाँ, था। सवाल 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 पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं, तो आप कैसे पाते हैं कि किस तरह से एजुकेशन जो उत्तराखंड का हिस्टोरिकल और कल्चरल जो उसका प्रिजर्वेशन में किस तरह से हेल्पफुल रहा है, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालते हैं सर। सर ऐसा है कि उत्तराखंड की जो एजुकेशन फेमस, माफ माफ कीजिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फेमस, मैं बढ़िया वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बोर्डिंग स्कूल की एजुकेशन बहुत फेमस थी। ठीक है, आज भी है, बहुत फेमस। बड़े बड़े स्कूल, फेमस स्कूल्स, डून स्कूल हो, वेलम हो, वुडस्टॉक हो, और बहुत सारे खुल गए। कॉलेजेस भी उसके बाद बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन कॉलेजेस तो ज्यादातर जैसे और जगह ही हैं वैसे ही हैं। तो और मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन और कल्चर भले ही वो हम एक सेंटेंस में बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। दोनों को सिखाने, पढ़ाने, बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। एजुकेशन के बारे में अभिषेक जी ने पूछा ना ये। हम्म। यस सर, यस सर। हाँ, अभिषेक जी, एजुकेशन के बारे में प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में, सिर्फ उत्तराखंड में या देहरादून में नहीं है। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जो काम, आपने का एजुकेशनिस्ट था नहीं, अभी भी हूँ। थोड़ा बहुत काम अभी भी करता हूँ। तो मैं ये देश भर में अभी भी देखता हूँ। ये हमारे देश की मिसफॉर्चून है, बदकिस्मती है, कि आजादी के बाद हमने एक स्कूल टीचर को
एक एक पेडेस्टल, क्या बोलते हैं, पेडेस्टल, एक एक चीज के ऊपर नहीं बिठाया, उसकी इज्जत नहीं करी। स्कूल टीचर को जब तक हम प्रॉपर इज्जत, प्रॉपर उसका कद, उसको प्रॉपर उसका मेहनताना, मेहनताना से ज्यादा उसको सामाजिक रिकग्निशन, हमने वो नहीं करा, तो लोग स्कूल टीचर बनना नहीं चाहते। मैं तो सबको बोलता हूं अपने चारों तरफ देखो, और लोगों से, आप खुद अपने घर में देखो, अपने दोस्तों में देखो, अपने बच्चों के स्कूल में देखो, जो टीचर बने हैं, क्या वो उनका फर्स्ट चॉइस था? या वो फौज में नहीं जा पाए, बैंकर नहीं बन पाए, सीए नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, उन्होंने कहा चलो यार टीचर ही बन जाता हूं। मेरे पास इसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, डेटा नहीं है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। सो विद दैट द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हु बिकम टीचर्स आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। वेरी फ्यू स्कूल टीचर्स मेरे को मिलते हैं जो पैशनेट है। और मैं ये बात बहुत जोर से बोलता हूँ, बिल्कुल माइक्रोफोन लेके, कहते हैं कि मेरा बचने तो ऑल इंडिया रेडियो पे भी बोल दूं, क्योंकि मैं तो चॉइस से टीचर बना हूं ना, तो मेरे को तो हक है जोर से बोलने का। पर गलती सिर्फ टीचर्स की नहीं है, पूरा इकोसिस्टम कमर्शियल हो चुका है। जो आदमी 25, 30, 50 करोड़ लगा के स्कूल लगाता है, वो ये देखता है कि मेरे स्कूल का बच्चा कोई छोड़ के ना चला जाए। बड़े बोर्डिंग स्कूल्स आर नाउ ऑपरेटिंग लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक अ फैंसी होटल। यू कैन आस्क फॉर फूड विच यू वांट टू ईट। पेरेंट्स कहते हैं मैं इतने पैसे दे रहा हूं, मेरे बच्चों को वो मिलना चाहिए जो वो चाहता है। और तो ये ओनर्स हो गए, टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए। और चौथा, आजकल सीबीएसई बदनाम है किसी और कारणों से, लेकिन मैं सीबीएसई की एकेडमिक काउंसिल एडवाइजरी में रह चुका हूं 4 साल। मैं उन लोग को तब भी ये बात बोलता था कि आप लोग मार्क्स बांट रहे हो। हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में हम कहते हैं ना रुपए की कीमत गिर गई है तो इसे इन्फ्लेशन है। मैं तो 15 साल से लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ हमारे मार्क्स भी इन्फ्लेशन से पीड़ित हैं। जब हम पढ़ते थे भैया, तो अगर 60 नंबर आ गए ना तो फर्स्ट डिवीजन आ गई, 75 आ गए तो डिस्टिंक्शन आ गई। अब 97 वाला कहता है जी मेरे कम नंबर आए। लुक एट द मार्किंग स्कीम। तो हमने अपनी एजुकेशन की वैल्यू हम खुद खत्म कर दी। ये मेरी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम से, एंड आई डोंट नो कैसे ठीक होगा। सब उसमें भागीदार हैं, सब खुश हैं, किसी को शिकायत है ही नहीं। आप जानते हैं एजुकेशन सिस्टम इज द ओनली सिस्टम इन दिस वर्ल्ड जहां पे जो बेनिफिशियरी है ना, जिसके लिए काम हो रहा है, बच्चा, बच्चे का कोई से नहीं है, बच्चे का कोई स्टेक नहीं है, उसका कोई से नहीं है, वो बेचारा कह ही नहीं सकता। ये तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात आपने कही कल्चर की। आई पर्सनली थिंक वी एज अ सोसाइटी आर लूजिंग मोर एंड मोर कल्चरल आइकॉन्स। हमें ऐसे लोग कम हो गए हैं जिनको देख के हम कहें हाँ यार, इनको, इनसे इनकी बात सुनी जाए, इनकी लिखा हुआ पढ़ा जाए, इनका डांस देखने जाया जाए। आप ताज्जुब करें, उत्तराखंड को बने 26 साल हो गए, राजधानी है देहरादून, हमारे यहाँ एक पब्लिक ऑडिटोरियम नहीं है। अगर मैं कल को किसी अपनी, किसी तरह से मान लीजिए डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को बुला लूं कि आप हमारे यहाँ के कल्चरल परफॉर्मेंस दीजिए, कोई पब्लिक ऑडिटोरियम नहीं है, पब्लिक स्पेसेस नहीं है, देश भर में कमी है। दिल्ली की बात मत करिएगा, दिल्ली में बहुत है। तो जनता को कैसे एक्सपोजर होगा? जो शो होता है उसके लिए कोई 5 लाख रुपए किराए का ऑडिटोरियम लेता है, तो 20,000 रुपए का टिकट लगाता है, तो आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। तो कल्चरल रिजुविनेशन कैसे होगा? ऐसा मेरा सोचना। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। तो अगर कोई और किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, तो आप सर पूछ मेरा सकते एक हैं क्वेश्चन था जी। जरूर बोलिए सर। अनुराग सर से। हेलो अनुराग सर, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने अभी अभी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो चाहते हैं अपना फायदा। लेकिन सर उनके पास तो पहले से काफी कुछ होता है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग मतलब उनको किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि डंडे की बात की, मतलब वैसे डंडा तो नहीं चला सकते, मतलब आर्ग्यू वगैरह वगैरह करके, या तो पब्लिक का जो मतलब सिस्टम होता है उसके थ्रू,
उनको अकाउंटेबल बना के ऐसे कर सकते हैं कैसे? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं और करते भी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं। जब मैंने कहा वो अपना फायदा देखते हैं, तो हमको एक बात समझनी चाहिए। फायदा हमेशा मॉनेटरी नहीं होता, फायदा हमेशा पैसे के लिए नहीं होता। तो जिनके पास अपना है, उनके पास अपना पैसा है, और अपने पास कितना है उससे ये कुछ तय नहीं होता कि वो आगे क्या करना चाहता है। आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, जिनके पास बहुत कम है वो तब भी बहुत ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहे हैं, और जिनके पास बहुत कुछ है उनको उतना ही और चाहिए। तो वो कोई यार्डस्टिक नहीं है। लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि जब आदमी सिर्फ पैसे को देख कर ले तब भी ठीक है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने बॉस की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या जिसे कहते हैं फाइल पे कागज पूरे करने के लिए, सही चीज को नहीं देखता और जल्दी की चीज को देखता है। तब दुख होता है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं। मैं तो एक बार आपको ताज्जुब करोगे, कितने 10-12 साल हो गए, आईएएस एकेडमी ने मुझे टॉक देने के लिए बुला लिया था। मैं कहता हूँ गलती से बुला लिया था, दोबारा नहीं बुलाया। मैंने वहीं पे ये बातें कही थी कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन आईएएस एकेडमी। आईएएस एकेडमी मतलब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। I said, you are not teaching them, and I gave them examples without naming the officers. It is wrong to name anyone. I gave them real life examples. There was a pin drop silence in the hall. Even the director did not question me or did not do anything. But I said, you must teach them to be open minded. You must teach them कि जो पब्लिक का आदमी उनके पास जाता है वो भी स्टेक होल्डर है। हम कहते तो हैं आप पब्लिक सर्वेंट हैं, बट यू ट्रीट द पब्लिक लाइक डर्ट, यू ट्रीट द पब्लिक लाइक सर्वेंट्स। आप उनकी सुनते ही नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरे, हमारे देश मनीष जी कुछ कानून बने हैं जिसको लेकर हम इनको कभी कभी हैंडल करते हैं। एक तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बहुत पावरफुल एक्ट है। मैं उसको बड़ा काफी प्रयोग करता हूं। दूसरे, लेटली जो एक अच्छी डेवलपमेंट है, मैं 2 स्टेट्स में तो काफी 3 चीजें हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री पोर्टल है, उत्तर प्रदेश का सीएम पोर्टल है, उत्तराखंड का भी सीएम पोर्टल है, और प्रदेशों में भी होगा लेकिन वहां मेरा कोई पाला नहीं पड़ता। मैं इन 3 जगहों पे पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत लिखता हूँ। ज्यादातर में समाधान होता है, ज्यादातर में। वो पीएम पोर्टल पे तो वहां से फोन फोन भी आ जाता है गवर्नमेंट के, जो भी। आई एम श्योर पीएम नहीं देखते उसको पर्सनली, उन पे और बहुत काम है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा बना है कि जनता की आवाज पे रिस्पॉन्स करा जा रहा है। तीनों जगह पे मेरा जो अनुभव है वो काफी एनकरेजिंग और काफी सुखद है। मैं लोगों से को इनवाइट करता हूँ कि आप लोग इन चीजों का फायदा उठाइए। मैं क्या करता हूँ, आरटीआई से पहले इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, जिससे कि जब अफसर मुझे बोले कि नहीं अनुराग जी ऐसा तो नहीं है, मैं कहता हूँ भाई साहब ये आपकी आरटीआई से आई है। उनको पता ही नहीं होता, या वो गलत जानकारी दे रहे होते हैं या छिपा रहे होते हैं। मेरे पास पहले से तैयारी होती है आरटीआई की कि देखिए ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज ठीक हो जाती है, लेकिन काफी कुछ ठीक होता है, काफी कुछ असर करता है। एंड दे थिंक कि हमको अकाउंटेबल मानेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, मैं आपके वो पीएम पोर्टल का बिल्कुल यूज करूंगा हाँ, जो आपने वो है इन्फॉर्मेशन दी है। सीपी ग्राम्स। यस उसका सर। उसका सीपी ग्राम्स करके है उसका वेबसाइट। सीपी ग्राम्स, वो पूरा उसका वर्ड है, ग्रीवेंस ये वो पूरा उसका है। करिए। ओके सर। हेलो सर, थैंक यू मेरा सर। नाम ममता है। हाँ अच्छा ठीक। ममता बेटा बताओ। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जैसे कि हाँ आपने बताया कि जो देहरादून है इसको एक एजुकेशनल हब की तरह माना जाता है, राइट। जैसे लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहीं के जो लोग हैं वो पढ़ने के बाद एज अ माइग्रेट वो दूसरे स्टेट में जाते हैं ताकि वो वहाँ पे काम कर सके। दे आर ऑलवेज अ जॉब सीकर देन, बट लेकिन उत्तराखंड में इतनी रिसोर्सेज है, इतना सब कुछ है कि मतलब लाइक वो जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। जैसे जो वहाँ का जैसे अपना जो उनका इकोसिस्टम है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया या फिर जो भी
उनका टूरिज्म, इको टूरिज्म वगैरह हो गया, उस पर थोड़ा सा फोकस करके, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में जहाँ पे आपका नॉलेज लाइक स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमारा कुछ है क्या रेफरेंस कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ जहाँ पे हम उत्तराखंड को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बना सके? भाई पहली बात तो हम सब लोग इस ममता बिटिया के लिए ताली बजाएंगे। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सवाल। ये भी दिखाता है कि आपको कितनी जानकारी है, और ये भी दिखाता है कि आप कितनी जुड़ी हुई हैं, और आपकी बहुत बढ़िया सवाल है। अब मैं आपके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में अपार, अपार सही वर्ड है ना, हाँ, अपार अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, हर्बल फार्मिंग हो गई, इन चीजों की बहुत जरूरत, बहुत वो है, नीड है। और कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं। इको इको स्टे, इको डेवलपमेंट स्टे, लोग अपनी नौकरी बड़ी बड़े होटलों में छोड़कर आके उन्होंने छोटे छोटे इको स्टे बनाए। तो कुछ लोगों का सक्सेसफुल हो रहा है। जिन लोगों के पास पैसे हैं, और इतने पैसे हैं कि अगर 2-3 साल नहीं चला, नुकसान हो जाए, तो 2-3 साल बाद पक्का चल जाएगा, तो उन लोग का तो चल जाता है। जो दूसरे लोग हैं जिनके पास, जिनको ये जरूरत है कि उनको इसी पहले साल, पहले महीने में ही, महीने के आखिर में घर में घर चाहिए, जो इंतजार नहीं कर सकते साल 1.5 साल पैसा कमाने के लिए, और जिनके पास अपनी जेब से पैसे लगाने के लिए उतने नहीं हैं, उनके लिए बेटा दिक्कत है। वो क्या करते हैं, खुद थोड़े बड़े पैसे जोड़ते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, कागजों पे सब अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, और कोशिश करते हैं। जो हमने, क्योंकि हम लोग भी एक ट्रस्ट चलाते हैं, एनजीओ टाइप, थोड़े लोग पहाड़ों में जाके हम कोशिश करते हैं लोगों की मदद करना। तो जो मैंने देखा है, और वो जरूरी नहीं है कि सारे में ये सच हो, सोचता वहीं के लिए सच हो। किसी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी गुप्त काशी में। जिन लोगों को पता नहीं है, वो गुप्त काशी केदारनाथ जी के रास्ते में एक छोटा सा कस्बा था, अब अच्छा बड़ा शहर बन गया है। अब जो पहले खेती करता था गुप्त काशी के आराम से सड़क पे, जहां से उसका उगा हुआ सामान फटाफट टेम्पो में लग के देहरादून आता था, वहां की जमीनें इतनी महंगी हो गई, उसने सोचा कि यार मैं जमीन बेच के अंदर, सड़क सड़क के अंदर जाके जमीन ले लेता हूँ, ये तो खेती करनी है। ठीक करा उसने, क्योंकि जमीनें बहुत महंगी होगी, वहां होटल बन गया। अब जब वो अंदर चला गया, इस आशा में कि सरकार ने कहा कि यहाँ पे मैं सड़क बन जाएगी, बेटा वो सड़कें नहीं बन रही। वो ट्रांस एक एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो उनकी मेन रेल, जैसे कहते हैं ना रोड हेड, रेल हेड तो देहरादून है, देहरादून से आगे ट्रेन नहीं जाती है, देहरादून ऋषिकेश से आगे। तो कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको देहरादून लाना पड़ेगा, चाहे वो फल हो। हमारा हरसिल का सेब, हरसिल एक जगह है गंगोत्री से पहले, हरसिल एक घाटी है, वहां का सेब कहते हैं दुनिया का सबसे मीठा सेब है, और सच भी है। आप एक सेब काटो तो उसकी खुशबू जो है ना, वो पूरे घर में फैल जाती है। वो सारा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसको वहां से यहाँ लाना। जो हर्सिल के वो ऑर्चर्ड हैं जो कि सड़क किनारे हैं, वहां तो ठीक है, जो अंदर चले गए, जो बड़े ऑर्चर्ड हैं, उन लोगों ने अपनी सड़कें बना ली। जिसका छोटा ऑर्चर्ड है, उसके बेचारे के फल वहां से निकल ही नहीं पाते समय से। प्लस इसी वजह से उसके पास सही रिसोर्सेज नहीं पहुंचते। उसको खाद चाहिए, कोई हेल्मी चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, वो पहुंचता नहीं। तो ये कुछ इको, क्या कहते हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्व हो रही हैं, कम हो रही हैं, लेकिन समय लग रहा है। तो आदमी क्या सोचता है, जो आदमी कहता है यार मेरे को तो अपना घर चलाना है, तो कहता है जी मुझे नहीं करना, मैं तो जाके कहीं नौकरी कर लेता हूँ। ये बेटा इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादा लोग कर रहे हैं, कुछ पीपल आर ट्राइंग, और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। ओके सर, यस सर, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते ललित। सर, एक पुरानी कहावत है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों का जवानी पहाड़ों में नहीं ठहरता। तो पलायन
ये पलायन बढ़ता जा रहा है पहाड़ों में, इसके पीछे आपके अकॉर्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स क्या है और गवर्नमेंट उन्हें करेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? भैया मेजर प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वहां पे रोजगार नहीं है। रोजगार मतलब रोजगार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट। अपना काम, मैंने आपको बताया ना, अपना काम करने में भी दिक्कत है। खेती बहुत अच्छी होती थी हमारे यहाँ। खेतों में पत्थर आ गए, उनको साफ करने का जुगाड़ नहीं। और पत्थर एक बार आ जाए ना, तो साल 2 साल को खत्म हो जाता है खेत। दूसरे, इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री जा नहीं सकती वहां पे, पोल्यूशन के रूल्स हैं। नॉन पोल्यूटिव इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबल नहीं है। तो सिर्फ टूरिज्म है, सिर्फ टूरिज्म है, जो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। मतलब मैं तो कहता हूँ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। टूरिज्म में देखिए और क्या होता है, जब होटल लगता है रोजगार बढ़ता है। लेकिन क्योंकि हमारे लोग, पहाड़ के लोग एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या बनते हैं, वेटर या कुक, मैनेजर नहीं बनते। तो रोजगार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडेड रोजगार नहीं बढ़ रहे। सब ट्रेंड लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि बुराई नहीं है, वो भी देश के लोग हैं, बाहर के तो नहीं है। लेकिन यंग जो आदमी हमारा बच्चा है, वो सोचता है मैं पहाड़ में क्यों रुकूं, यहाँ मेरे लिए आज कुछ नहीं है, मेरे लिए 10 साल पहले कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हुआ। और दुख की बात क्या है कि उसको आशा नहीं दिखाई दे रही, होप। मैं मानता हूं होप इज अ वेरी बिग ड्राइवर। होप नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं सीए करने दिल्ली गया था 1979 में। 82 में कंप्लीट कर लिया। मेरे को बहुत अच्छे मौके मिले दिल्ली में, वहीं मैं बहुत अच्छी कंपनी से सीए किया था। उन्होंने कहा कि देहरादून क्यों जा रहे हो, और तब का देहरादून तो बहुत पिछड़ा हुआ था। लेकिन मेरी सिर्फ इच्छा थी कि भाई मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं, मैं अकेला लड़का हूँ, तो देहरादून भी जाके कोशिश करेंगे। अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो यहाँ आ जाएंगे। मैं वापस आया, कोशिश करी। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी हूँ। लेकिन ललित जी, शुरू में 2-3 साल बहुत दिक्कत थी। अगर मेरे परिवार की बैकिंग नहीं होती, और मुझे ये चिंता नहीं होती कि मुझे महीने के आखिर में इतने पैसे घर खर्च चलाने को चाहिए, तो मैं 3 साल नहीं, 1 साल बाद वापस दिल्ली चला गया होता। और ये आपको बता रहा हूं मैं तब। लेकिन क्योंकि परिवार की फाइनेंशियल, मॉरल, फिजिकल सारी सपोर्ट थी, तो हम वो दिक्कत का पीरियड झेल गए। हम ये मानते हैं भगवान की कृपा रही, परिवार का सपोर्ट रहा। हर आदमी के पास ये सपोर्ट नहीं होता, इसलिए वो सोचता है मैं चला जाता हूँ जहां मुझे रोजगार मिलेगा। ठीक है ललित जी। तो सर, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है क्या इस चीज को रोकने के लिए? ले रही हैं भैया, बहुत स्टेप्स ले रही हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अनफॉर्चुनेटली इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दे डोंट थिंक इट थ्रू। हिंदी में बताऊं तो वो अंत से अंत तक नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आज अनाउंस, मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा है, आज पॉलिसी अनाउंस हुई है, हम अगले होर्डिंग में क्या लिख पाए कि कितने हमने, कितनी स्कीम अनाउंस कर दी, कितने रोजगार का, हिंदी में लिखते हैं सृजन कर दिया, पैदा कर दिए। रोजगार पैदा होने से नहीं होता है, रोजगार मिलने से होता है, और सस्टेन करने से होता है। इतने हमने इन्वेस्टर समिट कर ली, हमने इतने लाख करोड़ के एमओयू साइन कर दिए। मैंने आरटीआई में पूछा कि वो इतने लाख करोड़ के एमओयू में से कितने जमीन पे साइन हुए। आप ताज्जुब करेंगे, सीएम ऑफिस जवाब दिया, ये इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसकी अपील डाली हुई, अभी आई नहीं जवाब। आई मीन व्हाट। तो ये प्रॉब्लम है। मैं एक आपको और बात बताता हूँ। मेरी लाइन नहीं है, मैंने किसी की सुनी थी। हमारे जो लीडर्स है ना, लीडर्स में मैं दोनों मानता हूँ, पॉलिटिकल नेता भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी। अनफॉर्चुनेटली ना, दे थिंक ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, दे डोंट थिंक ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो हमारे जो शासन प्रशासन है, वो अगले इलेक्शन की सोचता है, आने वाली नस्लों की नहीं सोचता। जो हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी नहीं सोच रहा। वो सोच रहा है बस मेरा टाइम पूरा हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी होर्डिंग लग जाए। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जब एक दो अफसर ऐसे मिल जाते हैं, मैं उत्तराखंड के बारे में कहता हूँ, सिर्फ एक मुख्यमंत्री हमारे आए हैं जिन्होंने डंके की चोट पर काम करा है, पूरे प्रदेश का फायदा करा है। वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। उनके बारे में बाकी बच्चे को नहीं पता, बड़े लोग कुछ भी और पढ़ लिख लें।
लेकिन प्रदेश का विकास अगर किसी आदमी ने करा है तो वो नरेंद्र तिवारी जी ने करा। अफसर गिने चुने आए हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, आप लोग जानते नहीं होंगे, नाम लेने का फायदा नहीं। 26 साल में 26 अफसर नहीं आए जिनको हम कहें यार ये बढ़िया अफसर थे। ये प्रॉब्लम है बेटा। जो आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सर। और आपसे से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में फोटो के लिए एक स्क्रीन ले सके साथ में। तो थैंक यू एवरीवन। और आगे हम बढ़ते हैं इस सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर। और मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस ज्योति दादा मैम को, जो कि पीसी से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फॉर्मर मेंबर है। ओवर टू यू। सो थैंक यू अभिषेक और अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी बोला कि थैंक यू आपका। एक कहानी के तौर पर आपने पूरी बात रखी और एक इग्नाइट किया आपने बच्चों को, हमें मतलब आपने बोला कि मैं पीएम पोर्टल पर लिखता हूँ, और वो हमारे मनीष ने बोला कि सर मैं वहां लिखा, तो मैंने भी यहाँ लिख लिया कि सीएम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के। मैं भी जरा एक बार प्रयास करके देखती हूँ और आपको फिर मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगी कि क्या लिख रहा। और वो बहुत सारी सूचनाओं पे यही जवाब दे देंगे कि इसकी हम जानकारी आपको नहीं दे सकते, पर बहुत सारे मसले मतलब आते जाते देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो कोशिश हम भी करेंगे। तो हमारा ये जो बात रहती है कि सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल जर्नी ऑफ अ स्टेट, तो वहाँ के लोग किस तरह से उस राज्य को नेविगेट करते हैं, ये भी हम सब में बांटना चाहते हैं कि कैसे हम राज्य से, कैसे हम सरकार से और पॉलिटिकल बॉसेस से या हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेस से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम सवाल पूछने की बात नहीं करेंगे तो ये देश मतलब देश समाज परिवार कुछ नहीं हो सकता। इसका ये डम का डम और डम से डम होता जाएगा। सवाल पूछना ही एक ताकत है। और आज आपकी उस बातचीत से और आपके साथ उस चर्चा में वो एक बहुत उभर के बात आई और हमने उसको बहुत मतलब बहुत गहराई से और बहुत खुले हाथों से हम उसको स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ और सवाल पूछने के साथ, अधिकारियों से मिलने के साथ, ये हम सब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ बहुत सारे आईएएस आईपीएस की तैयारी भी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो किस तरह से कैसे कि विकास कैसे होता है। और आप उन किताबों से इतर आपने बातें बताई जो सिर्फ सिर्फ आप जैसे बोलते हैं ना कि वो हेडलाइंस बनने की बात होती है कि इतना हमने सृजन किया और कितने लोगों को एक्चुअली मिला। ये हमारे ये सरकार में रहता है, ब्यूरोक्रेट्स में रहता है, और आप देखेंगे एनजीओ में भी ऐसा रहता है कि कितने को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो रहने तो हम बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो नंबर ना आए, मतलब लोगों को अपने आप पे छोड़ दो, या झूठा फर्जी नंबर डाल दिया या कुछ भी ऐसा। ये भी हम मतलब बहुत आराम से करते हैं कि जो भी संख्या देनी है कुछ करनी है। तो आपने एक बहुत अच्छा नॉट ओनली कि उत्तराखंड के बारे में आपसे जानने समझने का मौका मिला, पर एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर आपने जो अपनी बातें साझा करी वो हमें बहुत अच्छी लगी। और उत्तराखंड को वही हमेशा वो चार धाम से उसको जो पहचान उसकी बनती है, बद्री जगन द्वारिका मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ गौमुख और गंगोत्री और यमुनोत्री, उन चारों धामों से उत्तराखंड की एक पहचान है। और जैसे आपने बताया कि नैनीताल और मसूरी मतलब देहरादून और मसूरी, और ये दोनों ऐसे वो है कि जिससे फिर अगेन उत्तराखंड को हम पहचानते हैं या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मसूरी को लोग ज्यादा जानते होंगे बजाय कि मसूरी उत्तराखंड में है। मे बी मतलब आई मे नॉट बी करेक्ट, बट यस यस ऐसा यस। ऐसा कुछ करके कि मसूरी से जाना है। और आपने जो लाल बहादुर इंस्टीट्यूट की बात करी, लबासना की बात करी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे अंडरनीथ करंट है, सबके सब आईएएस आईपीएस और कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है, लबासना बनना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। बनना चाहते हैं, बनना चाहिए तो एक अलग बात है। तो जो हाँ। लबासना का आपने बार बार जिक्र किया कि मसूरी में जो इंस्टीट्यूट है जहां पर ट्रेनिंग होती है, सभी जो ये अधिकारी हैं यूपीएससी के, और आपने जो बच्चों को बताया कि आपको लबासना में जाकर एज ए ट्रेनर इनवाइट किया गया उन अधिकारियों से जो कि बडिंग आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको आपने ट्रेनिंग दी हुई। बच्चे हमारे कितने खुशकिस्मत है कि आज वो आपसे सुन रहे हैं, आपकी
फिजिकली आपसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने उन IAS IPS जो ये बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी। तो मेरा भी जाना हुआ है लवासना में, और ट्रेनिंग देने का अवसर मुझे भी 1-2 बार प्राप्त हुआ है। IAS IPS तो नहीं, बट वहां पर ट्रेनिंग का अपना एक इंस्टीट्यूट है, और ट्रेनिंग जी चलती रहती है, ऑनगोइंग ट्रेनिंग चलती रहती है। तो बहुत अच्छा लगा, और आगे भी आपके साथ हम ऐसे बातचीत का सिलसिला जारी एनी रखेंगे। टाइम, कभी भी। तो उत्तराखंड में आपसे बेहतर उत्तराखंडी, क्या ठीक बोला मैंने? उत्तराखंडी बोलने से सही है क्या? ठीक बोला। हाँ, तो उत्तराखंडी हमें पता नहीं और कोई मिलता या ना मिलता, पर आज मुझे लगा कि आपका जो हमने चयन किया और जो आपने हम सबको संबोधित किया, इससे बेहतर उत्तराखंड का परिचय हो नहीं सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज थैंक हम यू, थैंक हम यू। 10:21-22 मतलब 10:30 के करीब हो जाएंगे, पर अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी एकेडमिक बात कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने देश के राज्य के बारे में चर्चा। अभिषेक, आप, ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल रिमार्क्स। और आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा अंकुश कुमार जी को आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वोट टू अंकुश कुमार। Good evening, dear friends. I, Ankush Kumar, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to CA Anurag Sangal for throwing light on social, political, and historical aspect of the Uttarakhand. Sir, was an absolute privilege to listen and someone with such a brilliant academic journey. You made complex history and social structure of Uttarakhand easy to understand for all of us. A big thank to you, all of you dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank of all senior of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's session. Finally, thanks to our president Mrs. Jyotika Kalra ma'am for having taken so much interest to in the session. Wishing you all a very good night. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंकुश कुमार फॉर थैंक्स। और अगर यदि को आपको सेशन पसंद आया तो कल आपको ये सेशन हमारे यूट्यूब सक्षम सोसाइटी के चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे अपने जानने वाले लोग के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा लोग पहुंच सके और ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा पाए। तो आप सभी का धन्यवाद मुझे जुड़ने के लिए, और आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट संडे को। गुड नाइट।